जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, तेहरान में एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गठबंधन की तस्वीर सामने आई है। इंडिया, ईरान और अर्मीनिया एक टेबल पर साथ आए हैं और आईएनएस टीसी कॉरिडोर और जो चाबहार पोर्ट है उस पर आगे बात हो रही है। और ये बात सिर्फ ट्रेड प्रोजेक्ट की नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप तक भारत का जो रास्ता है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये भी एक बात है इसमें कि अगर अमेरिका ने इंडिया पर जो रशियन क्रूड ऑयल को लेकर जो प्रेशर बनाया है, हालांकि वो बात अलग है कि अब जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं यूएस के, वो कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा है, भारत से बड़ा प्यार है एवरीथिंग। और अब पीयूष गोयल जी भी कह रहे हैं कि हाँ, हम एनर्जी और ऑयल यूएस से भारत खरीदने पे विचार कर रहा है। चीजें बदल रही है, लेकिन सवाल ये है कि भारत अपने ऑल्टरनेटिव्स तलाश कर रहा है और पार्टनर ढूंढ रहा है। उसके बाद से जो ईरान और सेंट्रल एशिया और यूरोप है, उसके बाद से भारत के बीच में संबंध बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तो ईरान और आर्मेनिया के साथ और ये सारी चीजें जो आईएनएसटीसी के चाबहार पोर्ट को लेकर साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स का जो नक्शा बदल सकता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, जो इस पूरे मामले पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सर, चाबहार पोर्ट पर इंडिया, ईरान, आर्मेनिया की मीटिंग हो रही है। क्या ये सिर्फ एक ट्रेड इनिशिएटिव है या अमेरिका के प्रेशर का जवाब हम इसको समझ सकते हैं? दोनों चीजें हैं। चाबहार का मसला तो मैं समझता हूँ 25 साल से चल रहा है और कभी आगे बढ़ता है, कभी रुक जाता है, कभी भारत उसमें ज्यादा रुचि लेने लगता है, कभी कम। उसके अलग अलग कारण हैं। एक तो चाबहार में ट्रैफिक कम है और दूसरी बात ये कि ट्रैफिक तभी बढ़ेगी जब नॉर्थ साउथ जो 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 वो है ट्रेड कॉरिडोर जो बन रहा है ईरान टू रशिया, जिसमें बहुत से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जुड़ जाएंगी, तो उसको रेल रोड कनेक्टिविटी होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगी तब तक चाबहार ठंडा पड़ा रहता है। लेकिन हमारा ट्रेड सामान जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है और आने वाले समय में अफगानिस्तान से भी बढ़ जाएगा और दूसरी जगहों से भी, क्योंकि ईरान एक चाबहार से एक ट्रेन जो चलने जा रही है, रूट जो उन्हीं ने किया है, चाबहार से लेके बिल्कुल अफगान बॉर्डर तक, पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ जाएगा, या आप समझ लीजिए अफगान बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहां तक पहुंच जाएगा। तो अफगानिस्तान भी वहां से एक बाई रोड भारत ने पहले ही कनेक्ट कर दिया है, दलरम दरांस रोड बना के। तो इस तरीके से काफी काम हो चुका है। अफगानिस्तान से देख के हमारा चलता रहता है, उनके पास सप्लाई जाती आती रहती है। लेकिन यह है कि अभी बहुत से सेंट्रल एशिया में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ईरान के कई देश, ईरान ने अपने को सेंट्रल एशिया से जोड़ दिया है। बहुत तेजी से काम पिछले कुछ समय से नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का चल रहा है, जो जल्दी ही उम्मीद है कि ये और तेजी से बढ़ जाएगा। रशिया ने भी कहा है कि वो उसमें काफी इन्वेस्ट करने की बात की है। कई एक चीजें हैं गौरतलब। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक रियलाइजेशन, ट्रम्प टैरिफ ने एक नया दुनिया भर को झंझोड़ दिया कि भाई ये जो डेवलपिंग नेशन है या ग्लोबल साउथ के देश जैसे कहते हैं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनको आपस में सोचना पड़ेगा। और ये आपस में जब तक ट्रेड नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग पश्चिमी देशों पे डिपेंड नहीं कर सकते। अगर उन पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर वो इसी तरीके से कभी टैरिफ लगाएंगे, कभी कुछ और कर सकते हैं, सैंक्शंस लगा सकते हैं, और लगाए भी गए हैं सैंक्शंस पहले भी और अभी भी हर चीजों पे। तो एक ऑल्टरनेट पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। और इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स में बहुत ज्यादा जो ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ब्लॉक है, जो पूरा रशिया, चाइना भी इसमें है, ये 5 देशों ने शुरू किया था। अब तो बहुत से देश आ गए, ईरान भी आ गया, यूएई भी आ गया, 10-11 देश। और यही नहीं, ये आपस में अपने ट्रेड की बात कर रहे हैं कि
में होना चाहिए। फिर ये भी बात कर रहे हैं कि जो करेंसी की भी बात कर रहे हैं, लोकल करेंसी में ट्रेड हो या एक नई करेंसी डेवलप की जाए ब्रिक्स की, और ताकि डेवलपमेंट हो, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आपस में। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी बहुत है, अमेरिका की मोनोपोली नहीं रही है टेक्नोलॉजी पे। इन जी देशों के पास, चाइना के पास, इंडिया के पास, रशिया के पास बहुत बहुत टेक्नोलॉजी है, जो काफी अच्छी साबित हो सकती है अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के डेवलपमेंट के लिए। तो साउथ साउथ ट्रेड कवर नजर आता है आने वाले समय के अंदर। सबको बहुत ज्यादा रुचि हो रही है और तेजी से ये काम चल रहा है। अफ्रीका के अंदर भी ये बहुत से देश हैं जो आपस में लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगे, आपस में ट्रेड रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 10 साल में एक नया शिफ्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट आना शुरू हो गया जाएगा। ये जी ऐसी ऐसी उम्मीद नजर आती है। जी सर, आईएनएसटीसी को बोलते हैं, जो आईएनएसटीसी कॉरिडोर है और वो भारत को यूरोप तक का जो रास्ता है वो एक नया रूट देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चाइना का जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको डायरेक्ट टक्कर देता है? उसका एक जवाब के तौर पे भी देखा जाए इसको? तो अलग अलग बीआरआई जो है, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, वो काफी हद तक फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान भी अब जो है, हम देख रहे हैं कि दोबारा से अमेरिका की तरफ के रिश्ते बढ़ते, और उनको लगता है कि उससे बहुत ज्यादा फायदा उनको नहीं होगा। इसलिए जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए, बड़े बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट बने, बिजली बनी, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी आ रही कि पाकिस्तान नहीं खरीद पाता, वापस चाइना जा रही है। इसी तरह जो रोड कनेक्टिविटी थी, उन्हीं ने बना रहे थे, चाइना टू ग्वाडर पोर्ट, उसमें भी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा इनको नजर नहीं आ रहा। टेंशन और पाकिस्तान में हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज लेबर पाकिस्तान में आ गए, खासतौर से ग्वाडर और बलूचिस्तान में, जिस आए दिन इनकी हत्याएं भी बराबर हम देखते हैं होती रहती है। वहाँ पे जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स है, उन पे अटैक टारगेट भी करते रहते हैं। ये केवल वही नहीं हुआ है, बल्कि चाइना का जहाँ जहाँ बीआरआई प्रोजेक्ट है, बिल्ट एंड रोड, उन सब जगहों पे, श्रीलंका में भी यही हुआ कि उन्हीं ने हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, और फिर बाद में इतना उसका कॉस्ट हो गई कि श्रीलंका अफोर्ड नहीं कर पाया। तो ये जो है बहुत मैसिव मेगा प्रोजेक्ट अफ्रीकन कंट्रीज में इन सब जगह पे डाल देते हैं, जो सस्टेनेबल नहीं है उनकी इकोनॉमी के हिसाब से, और बाद में खुद ही उसके ऊपर उसको कंट्रोल करने लगते हैं। तो अब लोगों की बहुत ज्यादा रुचि उस तरफ नजर नहीं आ रही है, बल्कि उनकी कोशिश ये है कि अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बजाय जो नया इनिशिएटिव है, ये भी काफी पुराना हो गया है, इसमें उनको दिखाई देता है, जो कि बेल्ट एंड इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव से आगे नजर आता है, जिसके अंदर लोकल करेंसी भी है, जिसके अंदर फिर ये है कि साउथ साउथ ट्रेड की भी बात हो रही है, जिसके अंदर रेलवे रोड लिंकिंग बड़े पैमाने पे बात की जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इसके अंदर उन देशों को तो वही देश भी बनाएंगे और जोड़ेंगे एक दूसरे से। ठीक है, उनको मदद भी बाहर से मिल सकती है, जिन कंट्रीज की एक्सपर्टाइज है, जैसे भारत है या रशिया है या और दूसरे देश। जी सर, इसमें आर्मेनिया भी शामिल हो रहा है, और आर्मेनिया के शामिल होने का क्या ये मतलब समझा जाए कि भारत जो है वो कॉकेशस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा है, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और स्पेशली टर्की और पाकिस्तान चाइना का जो नेक्सस है उसको काउंटर करने में ये अहम साबित होगा? देखिए, प्रॉब्लम इंडिया ईरान दोनों को अजरबैजान से आ रही है। अजरबैजान जो है वो पूरी तरीके से इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ वो टर्की के साथ जुड़े। तो अर्मीनिया ही एक रूट, एक ऐसा बचता है कि जिसके थ्रू हम लोग आसानी से जा सकते हैं। और अर्मीनिया जो है, हमारे उससे बहुत गहरे संबंध है, अभी से नहीं, काफी समय हो गया।
अर्मीनिया के लिए से जो हमारा जो कनेक्टिविटी है वो ईरान के थ्रू है, ईरान से उसके बॉर्डर मिलती है, उसके थ्रू हमारे काफी समय से हमारा ट्रेड हमारा अर्मीनिया हालांकि छोटा है, लेकिन यह है कि कॉकेशस रीजन और दूसरे रीजन को वो जोड़ देता है रशियन कनेक्टिविटी। इससे तो हम यूरोप इस रूट से भी जा सकते हैं। कनेक्टिविटी के बहुत से रूट्स हैं, कई रूट्स पे काम हो रहा है। एक ये भी हो रहा है इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, IMEC। जॉर्डन, जॉर्डन एंड देन इजराइल हैफा पोर्ट, उसमें भी जी, प्रॉब्लम है क्योंकि गाजियाबाद के चलते थे IMEC हुतियों ने हैफा पोर्ट पे बहुत टारगेट किया है। वो बिल्कुल वहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो इस वक्त काम नहीं, वर्किंग कंडीशन में भी बातें हो रही हैं। तो हमको एक नहीं कई एक रूट्स की जरूरत है अलग अलग एरिया में। जी। सर, ये आईएनएसटीसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो सेंट्रल एशिया है, उसके जो रिसोर्स रिच और जिसमें अलग-अलग तरह के नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, वो देश भारत के साथ आगे जुड़ेंगे। तो क्या भारत के लिए बड़े और रास्ते खुलेंगे और जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसको भारत और मज़बूत कर पाएगा और उसका एक जवाब भी यहाँ पर बना पाएगा? हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा। कई चीजें हैं। पहली बात तो ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है पूरा, ये लैंडलॉक्ड, इनका जो सी है वो भी लैंडलॉक्ड। तो अब ये इनके पास एक ही जरिया बचता है, या तो वाया चाइना या रशिया या ईरान होते हुए आ जाए। तो दूसरी बात ये कि ये अगर कनेक्टिविटी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की जो बनती है, फ्रेट कॉरिडोर की, ईरान से वो होता हुआ चाबहार होता हुआ अगर भारत आता है, तो ये देश जो है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ जाएंगे नंबर वन। एक रूट इनको ये मिल जाएगा, भारत होते हुए इनका सामान दूसरे देशों में चला जाएगा। दूसरा ये है कि जो हमारा सामान जो है टाइम कम लगेगा, जल्दी पहुंचेगा, और वहाँ पे जो मिनरल्स या हैं उन इन देशों के अंदर, उन सभी मिनरल्स की हमको जरूरत है। तेल गैस हो या गोल्ड है, या उनके पास इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, रेयर अर्थ मटेरियल है, कॉपर है, कहीं कुछ है। ईरान में बहुत चीजें, बेपनाह चीजें हैं, गैस है और उसके सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है उनके। फिर दूसरी बात ये कि ये देशों से हमारे हजारों साल पुराने संबंध है, यानी सभ्यता का लिंक है जिसे कहना चाहिए। यहाँ से बुद्धिज्म यहीं से वहाँ गई थी, वहाँ से फिर चाइना एंड ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया कुछ समय से हमारा, उससे पहले से भी हमारा। मैंने तो वहाँ पे सराय भी देखी है इन देशों में। आपको भारत जैसे भारतीय मूल के लोग जाते थे और रहते थे कई एक एक साल और दो दो साल वहाँ पे स्टडी जी। करते थे। एक भाई यहाँ दूसरा भाई वहाँ, या एक यहाँ को वहाँ, इस तरीके से काम होता। तो ये हम वो, लेकिन ये था कि बाद में ये पूरा रीजन जो था रशिया में से कब्जा कर लिया, फिर रशिया में सोवियत यूनियन बन गया, या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया तो कम्युनिस्टों के पास ये देश आ गया, तो हमारी कनेक्टिविटी इनसे कट हो गई। अब दोबारा से हमारी कनेक्टिविटी इनको लगता है कि बन सकती है, तो वो है चाबहार ईरान, और ये काफी इच्छुक है। उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया, या ईरान के थ्रू तो फिर ये जो है क्या कहते हैं गल्फ ऑफ हॉर्मूज होते हुए ये कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत से इनके रूट्स खुल जाएंगे, और उनको एक तरफ तो रशिया चाइना जो है वो है ही, वहाँ से प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन ये कि ये रूट तो बहुत ही अच्छा होगा, जो कि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज भी जिसको काफी पसंद करें। जी। सर, चाबहार पोर्ट की आपने बात की। चाबहार पोर्ट पे जो डिले हुआ, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्या ये पॉलिटिक्स रही या फिर पॉलिसी पैरालिसिस इसको के तौर पर इसको देखा जाए? और अब इस पे जब फाइनली भारत इसको आगे ले जाने की जो कोशिश कर रहा है, इसको गेम चेंजर बनाने में भारत सफल हो पाएगा?
नहीं लगता कि कोई परेशानी बड़ी नहीं है। हाँ, एक परेशानी है जो काफी समय से लिंगर कर रही है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो वो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब ईरान पे कोई आसानी से जल्दी से कोई, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की बेसिक नीति वॉर की, वो वॉर नहीं चाहते। उनका बेसिक एजेंडा जो है वो है डेवलपमेंट का। बेसिक एजेंडा जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है उनका एजेंडा। और उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है जूइश लॉबी का, इजराइल का। उन्हीं ने एक्ट भी किया इजराइल पे 3, ईरान पे बॉम्बिंग भी की, जिसके बाद सीजफायर भी हुआ, फौरन डिक्लेयर हुआ। लेकिन ये कि कोई लॉन्ग ड्रॉन जो युद्ध होता है कि लंबे समय तक चलना या अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय करना, वो उनको नहीं। हाँ, इजराइल को बचाने के लिए वो जरूर अपनी एयर शक्ति जो है, उनकी एयर पावर का इस्तेमाल करते हैं, किया भी और करने भी करेंगे। तो ये एक है। दूसरी बात ये कि रशियन ऑयल के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका का कि आप भारत से कि आप न लें। अगर ऐसा होगा तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। अगर रशियन ऑयल मार्केट में नहीं आएगा तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी और उसके लिए तो खुद अमेरिकन इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। देखो, सर आपने यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, सर आपसे बस सवाल ऐड करना चाहती हूँ कि जिस आपने रशियन ऑयल पे जो इम्पोर्ट पे प्रेशर है भारत पे, उसको लेकर सवाल है कि अब जो भारत है वो ईरान और वेनेजुएला की तरफ देख रहा है, तो क्या अब फिर से जो अमेरिका है वो ये सोचेगा कि भारत हमारे जो खुला हमारा एक संदेश है उसका विरोध कर रहा है? देखिए ये उनकी सोच है, जो भी सोचे। अगर रशियन ऑयल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करनी पड़ेगी। जी। और दूसरी बात ये कि इंडिया किसी के दबाव में तो काम करता नहीं। इंडिया कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आपने जो उसको दिखते। अब तो वो भी नहीं सुनने पे राजी इनके। यहाँ पे सवाल हमारे नेशनल इंटरेस्ट का है। भारत की पॉलिसी जो है, अब भारत के जो हित में होता है उसमें काम करती है। ये बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी है जिसको कोई नहीं बदल पाया, अभी तक किसी सरकार ने नहीं बदला। और ये सरकार तो बहुत ही नेशनलिस्ट है। तो उस पर कंप्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ होता हुआ नजर आता है। वो कहते हैं ठीक है, आपका प्रेशर है, हम नहीं लेंगे, आपने सैंक्शन लगाए, आपसे हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर हम ईरान से लेंगे, वेनेजुएला से लेंगे, तो इस पे वो और नाराज हो सकते हैं। ये अब उनकी प्रॉब्लम है। जी। और ये है कि भारत जो है, हमारा रशिया के साथ बहुत टाइम टेस्टेड रिलेशन। हम लोगों ने पिछले 25 साल से ज्यादा, बल्कि जब से सोवियत यूनियन टूटा है तब से हम लोग कोशिश कर रहे थे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध। और हमारे संबंध बहुत मधुर भी थे। न्यूक्लियर डील हुई जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर उसके बाद अटल बिहारी जी ने तो काफी कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने जब जब कोशिश की तब तक सेटबैक आया। अब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कितने दौरे किए, कितनी चीजें की, पर्सनल रिलेशन उनको के साथ बनाए, सब कुछ किया। मगर बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरीके का बिहेवियर किया, ये बहुत शॉकिंग है भारत के लिए, जनता के लिए, कि आपने एक यूनिलैटरल सैंक्शन भारत के ऊपर लगा दिया, एक मित्र देश के ऊपर जो कि आपके साथ स्ट्रेटेजिक टाइज डेवलप हो रही है, हमारी उनके साथ मिलिट्री रिलेशन डेवलप हो रहे थे। ये चीजें क्या तो नहीं के लिए बहुत। और दूसरी ये कि हम लोग रशिया को नहीं छोड़ सकते। राजीव गांधी ने भी कोशिश की थी अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की, बाद में उनको भी रशिया की तरफ जाना पड़ा, लगा के नहीं संभव। तब से लेके हम लगातार देख रहे हैं कि कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिकन चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी पूरी तरीके से अमेरिकन पॉलिसी से लिंक करें, जी। उनके एक पिट्ठू बन के आप काम करें, जैसे पाकिस्तान है या जी। दूसरे देश हैं। क्योंकि तो भारत नहीं बन सकता। हमारी अपनी एस्पिरेशन है, ग्लोबल एस्पिरेशन।
तो ये मुश्किल है। वो चाहते हैं कि भारत ऑकूस को ज्वाइन करे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके, जो मिलिट्री अलायंस है इंडिया इंडो पैसिफिक। भारत की ये नीति नहीं है कि किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करे। भारत इंडो पैसिफिक को क्वाड का मेंबर है और वो देखता है कि क्वाड एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की तरह वो देखता है, जो काउंटर कर सकता है चाइना की बढ़ती हुई जो विस्तारवादी नीति है। सब चीजों को परसेप्शन में बहुत फर्क है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत अमेरिका के साथ छोड़ के, हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है उनके साथ। 128 बिलियन डॉलर का मुझे ठीक से याद नहीं है ट्रेड है हमारा, जिसका पोटेंशियल 500 बिलियन डॉलर का है। फिर उसके अलावा ये है कि हमारा उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सोच लेना कि सिर्फ ये एक ही पक्ष में है, भारत ही के पक्ष में है, उनके भी पक्ष में है। अगर भारत से नहीं होगा तो उनका भी काफी, भारत जैसा बड़ा मुल्क जहाँ पे जिसकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मिडिल क्लास है। ये भी तो अमेरिकन का भी तो लॉस होगा उसमें। ठीक है, अभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इंडिया जो अपने रीजनल अलायंसेस हैं उसको अमेरिका के सैंक्शन और जो जियोपॉलिटिक्स है उससे अलग रख पाएगा, या फिर जो अमेरिका है वो जो उसकी रेड लाइंस है वो हमारे ट्रेड और स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करेंगी? देखिए, मैं फिर वही दोहराऊंगा कि इंडिया जो कुछ भी करेगा अमन शांति के। इंडिया की पॉलिसी वॉर की नहीं है, वो चाहता है अमन शांति। और बल्कि कहा भी है प्रधानमंत्री ने कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है और बातचीत से ही मसले हल होने चाहिए। ये सारी चीजें, ये बेसिक गाइडलाइन है हमारी फॉरेन पॉलिसी के और जो नेशनल पॉलिसी की। और जो भारत के हित में है, भारत के हित में ये है कि हम रशिया से अच्छे संबंध बना के रखें, भारत के हित में है। ईरान हमारा पहले तो बिल्कुल पड़ोसी देश होता था, बॉर्डर मिलता था, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के बनने के बाद हमारा करीबी देश है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां से अगर हम तेल खरीदते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम होती है। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका से डिमांड करना चाहिए जो हमारा लॉस हो रहा है ईरान से तेल लेके, न लेने पे या दूसरे देशों पे। आप क्या कंपनसेशन देंगे ईरान अगर अमेरिकन अगर हम रशिया से तेल लेना बंद कर दें और उनसे महंगा तेल खरीदें? क्या वो सस्ता तेल देंगे उस दाम पे? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो इतना लगेगा अमेरिका से यहाँ लाने में, वो उसको कौन बियर करेगा इतना? तो ये बहुत सी चीजें हैं तो जो हमारे सीधे जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर करती है, हमारे हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, उनको सैक्रिफाइस करते हैं हम किसी दूसरे मुल्क के कहने पे। जी बिल्कुल, आपने सर सही कहा कि भारत अपने इंटरेस्ट में फैसले लेता है और नेशनल इंटरेस्ट भारत के सामने है और वो किसी दबाव में नहीं है। और जिस तरह से बदलाव और जिस तरह के प्रेशर अमेरिका भारत पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आप देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आगे डेवलपमेंट होते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय। धन्यवाद सर।